लक्ष्य एक ही है, भारत की आजादी। हमारा अहिंसात्मक आंदोलन है, हमारा भी लक्ष्य एक है, भारत की आजादी। तब उन्होंने 1942 में 8 अगस्त को 9 अगस्त 1942 को मुंबई में एक नारा दिया। उस नारे पर आप गौर करिएगा, उन्होंने पहली बार हिंसात्मक शब्द का उपयोग किया। ये कोई मंच पे नहीं कहता है, कोई किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन ये मेरी अपनी स्टडी है, क्योंकि मैंने गांधी को बहुत पढ़ा है। मैंने गांधी के हर स्थल पे टूर किया है, चाहे वो अहमदाबाद का साबरमती आश्रम हो, वर्धा आश्रम हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी जहां जहां हो रहे हैं। और वो शब्द मुझे आज भी गूंजते हैं कि जब उन्होंने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, और भारतीयों के लिए कहा था डू और डाई, करो या मरो। बोला था कि नहीं बोला? इसका शाब्दिक अर्थ कौन लगाएगा? आप लगा के देखिए थोड़ा सा। करो या मरो क्या अर्थ है? कि अब तक जितना करते रहे हैं, अब इसको फाइनली टच दो, या तो कुछ करो या तो फिर मर जाओ। जबकि इसके पहले गांधी जी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब कहा कि अंग्रेजों क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीयों के लिए कहा था डू और डाई, जो काम आजाद जी कहते थे, चंद्रशेखर आजाद, जो भगत सिंह कहते थे, जो सुभाष चंद्र बोस कहते थे, और उनकी इस बात को लेकर उस समय भारत में रीवा में हायर एजुकेशन नहीं होता था। कॉलेज में जिसको पढ़ना है, या तो सागर यूनिवर्सिटी जाए, या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या तो आगरा, या तो माना यूनिवर्सिटी। और हमारे इस क्षेत्र के जब युवा वहां जाते थे, तो इलाहाबाद में जब ये बात पहुंची गांधी जी की, तो वहां पर यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में लड़कियां और लड़के तिरंगा लेकर सड़क पर निकल पड़े। उसका नेतृत्व करने वाला हमारा विंध्य क्षेत्र का युवा था। और जब वो रैली लेके निकले, अंग्रेजों ने कहा लाठीचार्ज होगा, गोलीबारी होगी, आप लोग रुक जाइए। लेकिन बाहर विंध्य क्षेत्र के युवा जिन्होंने मरना पसंद किया, गांधी जी के आह्वान पर रुकना पसंद नहीं किया, और अंग्रेजों ने जब गोली चलाई, 1942 की क्रांति में शहीद होने वाला वह विंध्य क्षेत्र का युवा था, हमारे रीवा क्षेत्र के अमर शहीद पद्मधर सिंह देव के नाम के जो पद्मधर पार्क है, जिसका भी सबने उल्लेख किया। ऐसे क्रांतिकारी का ये क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र। इतने सारे प्रसंग, मैंने एक अभियान चलाया कि अगर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के नाम में इंदौर और खंडवा हो सकता है, तो हमारे विंध्य क्षेत्र में, ये मैंने करीब 20 साल मैंने पेपरों में लिखा, तो राज कपूर के नाम पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राज कपूर की शादी रीवा में हुई थी, और जो सिरमौर चौराहे पे एसपी का बंगला था, उसमें कृष्णा राज कपूर रहते थे, उनके फादर आईजी करतारनाथ सिंह से। और उनकी जब बारात मुंबई से आई थी, तो सतना तक मेल से, और फिर सतना से बस ट्रक से रीवा आई, बस ट्रक कार, और उसका जनवासा था आपकी शंकर जी की मंदिर के सामने वेंकट भवन में। 20 साल की मुहिम में आज मध्य प्रदेश का इकलौता सबसे सुंदर अगर ऑडिटोरियम बना है, तो आपका कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, वो रीवा में बना है। और एक दो और चीजें देखिए आप, कि आप रोज सुरंग के ऊपर से निकलते हैं, कितनों को मालूम है हम सुरंग के ऊपर से जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात। अभी भी आप जब यहां से घर निकलोगे, आप सुरंग के ऊपर से जाओगे। शंकर जी के मंदिर के नीचे सब सुरंगें बनी हुई है। आप चाहे आइए चाहे जाइए, या गाड़ी घोड़ा स्कूटी मोटरसाइकिल कार जितनी भी उस सुरंग के ऊपर से जाएंगे। और शंकर जी के मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा चबूतरा सामने बना हुआ है, जिसमें जाली लगी हुई है। वो नीचे का गोपनीय मीटिंग हॉल है, जिसमें 200 लोग बैठ सकते हैं। उसमें हमने ढेर कार्यक्रम किए सर उसमें नीचे। और वहां पर जमीन के कितने नीचे है? वो जमीन के 25 फुट नीचे। आप जहां बैठे हैं ना, इसके 25 फुट नीचे जब जाएंगे तो आपको सारे रास्ते नजर आने लगेंगे। ऐसा आर्किटेक्चर जब मैंने भोपाल में, जो इंडिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, जब वहां पर आर्किटेक्चर विभाग में ऐसी कुछ बहस चल रही थी, तो मैंने उस बहस में भाग लिया। मैंने कहा कि अगर आर्किटेक्चर सीखना है किसी भी नए इंजीनियर को, तो आप रीवा आके केवल वेंकट भवन का नक्शा बना के बता दीजिए, जिस समय कंप्यूटर नहीं था, जिस समय आधुनिक संसाधन नहीं थे। कभी आप घूम के देखिएगा, जिसमें 3
चीजों को लेके चले हैं कि हम जैसे पहले कहते थे यार बोले हम धरती पे रहते हैं, ऊपर आकाश है, नीचे पाताल। इस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ वेंकट भवन है। अब जब आप जाइएगा तो आप इसको महसूस करिए, वहां पर ऊपर वाली छत पे चांद तारे बने हुए हैं जो आकाश का आभास कराते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आप कई चीजें घूमेंगे, और अंडरग्राउंड फ्लोर पे जो सबने कहा कि महारानियों का नहाने का स्विमिंग पूल है अंदर, और दूसरा सड़कें बनी हुई है अंदर। अंदर जब घुसेंगे तो इतना सा रास्ता है, इतना सा मार्ग, मतलब एक व्यक्ति नीचे उतर सकता है, उसके पीछे पीछे आप 1000 लोग उतारते जाइए, लेकिन घुसने और निकलने का रास्ता एक व्यक्ति का है। और जब अंदर उतर जाएंगे तो आप 1-2 हजार नहीं, आप 2-4 हजार लोग को नीचे उतार लीजिए, और फिर अंदर उतरने के बाद अंदर आप कार और जीप दौड़ा लीजिए। इतना चौड़ा रास्ता है, मतलब उस दीवार से जहां तक मैं खड़ा हूं, इस दीवार जितना चौड़ा रास्ता है नीचे, इतने में तो कार जीप ट्रक सब दौड़ जाएंगे, लेकिन निकलने और अंदर जाने का रास्ता केवल एक व्यक्ति के लिए है, और वो भी गोल 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 सीढ़ियां। तो ऐसा आर्किटेक्चर हमारे अभी मध्य प्रदेश में एक भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण है। अब मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि समय जितना मैंने सबसे कहा था उतना समय हो गया है। आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र बार बार क्यों कहा जाता है? कोई बताएगा? ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जिसके कारण इसका नाम विद्युत क्षेत्र पड़ा। और हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947। उसके बाद अलग अलग प्रदेश बने, और फिर जानकर आपको अच्छा लगेगा कि उस समय आपके परदादा लोग विंध्य प्रदेश में रहते थे। विंध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, दमोह, सिंगरौली, उमरिया, दतिया, ये क्षेत्र विंध्य प्रदेश में हुआ करते थे। और विंध्य प्रदेश की राजधानी कहां थी? रीवा। और आज विधानसभा कहां लगती है मध्य प्रदेश की? कहां लगती है? भोपाल में विधानसभा, और वही विधायक का विश्राम गृह है। उस समय जब विंध्य प्रदेश था, उस समय जो विधानसभा लगा करती थी, वो विधानसभा नगर निगम का जो टाउन हॉल है ये, उसमें विधानसभा लगा करती थी। यहीं पे मुख्यमंत्री बैठते थे, यही विधानसभा अध्यक्ष बैठते थे, यही सारे विधायक बैठते थे, यही सारे मंत्री बैठते थे, और उनका जो विधायक विश्राम गृह होता था वो स्वागत भवन हुआ करता था प्रकाश चौराहे के बगल में। ये विंध्य प्रदेश था। विंध्य प्रदेश का विलय हुआ है 1956, 1 नवंबर 1956, तब जाकर मध्य प्रदेश बना। इसलिए मध्य प्रदेश स्थापना समारोह हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप विंध्य क्षेत्र के वासी रहेंगे, है अच्छी चीज ये। चलिए अंतिम लाइन, क्योंकि बात बहुत सारी है, लेकिन उसके पहले सुपारी खिलौने वाला बनाने वाला देश का इकलौता शहर है रीवा। सिंगल पूरे देश की सुपारी खिलौने कहीं नहीं बने। और मैं 2 शख्सियत से आपको बहुत जल्दी मिलाने वाला हूं, इतने ही लोग रहिएगा, बाकी नहीं आते मत आने दीजिए। पहली बात तो ये, रोज टीआरएस कॉलेज देखते हैं, इतनी बड़ी मूर्ति देश में विवेकानंद की इतनी सुंदर मूर्ति कोई नहीं बना पाया। वो रीवा में लगी है विवेकानंद पार्क में, आकाशवाणी और टीआरएस का है, उसको बनाने वाला कौन शख्स है? उसको बनाने वाले शख्स बस इस उम्र के हैं, और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और वो देश के सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट हैं। उनकी बनाई हुई गांधी जी की मूर्तियां ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा जाती है। रीवा में बनती है, और कहां जा रही है ट्रेन से? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका। वहां पे मूर्ति बनाने वाले जब खोजते हैं बोले सबसे सुंदर मूर्ति कौन बनाता है, तब ढूंढते 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 दिल्ली आते हैं, फिर भोपाल आते हैं, फिर रीवा आते हैं। रीवा से मूर्ति का ऑर्डर देते हैं, और 1.5, 2, 3, 4 महीने बाद बनाने के बाद वहां ले जाते हैं। विवेकानंद मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का नाम है देवेंद्र चरण सिंह बावनी। और जो पहला सवाल मैंने किया था, जब आधे लोग आए थे, कि हमारे इस क्षेत्र में विंध्य की वो विरासत है, वो शख्सियत है, वो महिला है जिसने भारत की कबड्डी टीम में न केवल स्थान बनाया,
आज आप जैसे युवाओं को कबड्डी में प्रशिक्षित कर रही हैं रोज, और जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, और वो गोल्ड मेडल जीतने वाली शख्सियत भारत की हमारे रीवा क्षेत्र की है, इस विंध्य क्षेत्र की है। उनको जब आप लोगों का और सर का मन होगा किसी मंच पर लाकर आप लोगों के साथ मिलाएंगे, उनके साथ आप लोग सेल्फी लीजिए, फोटो लीजिए, उनके अनुभव सुनिए। उनका नाम है दर्शना वाकड़े। ऐसी शख्सियत हमारे क्षेत्र में है, उनका जानिए। और एक जानकारी और, मैं शुरू में कह रहा था कि शांति एवं सद्भावना महोत्सव जो हर साल 1 जनवरी को होता है, बिफोर लास्ट ईयर हमने उसमें 4 सेलिब्रिटी बुलाई थी। वो थे कारगिल युद्ध के ऐसे कमांडो जिनको 10-10, 12-12 गोलियां शरीर में लगी हुई है, लेकिन वो जिंदा थे। कोबरा कमांडो। कौन मिला है? आप आए थे क्या? राइट। कोबरा कमांडो जब रीवा आए थे, उनको टीआरएस ग्राउंड में हम लोग लेके आए थे, और वो कोई जयपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, 4 कमांडो आए थे बिफोर लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर जो आए थे वो इंटरनेशनल शटलर, बैडमिंटन के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिनके नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, वो पिछले साल आए थे। वो बैडमिंटन प्लेयर, ढेर सारे यहाँ के बैडमिंटन प्लेयरों ने उनका अभिनंदन किया था। और इस साल जो शख्सियत आ रही है, आज मैं आज से उसको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। सर, उस शख्सियत को आप जानेंगे, आप ताज्जुब कर जाएंगे, इसलिए कि वो भी खेल जगत की बहुत बड़ी हस्ती है। अब वो 2 महीने से मेरी लगातार बातचीत चल रही थी, बातचीत फाइनल हो गई। उनका उदयपुर से दिल्ली, दिल्ली से रीवा का टिकट मैंने करा दिया है, वो आने वाले हैं, और वो 31 तारीख की रात तक में रीवा पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 1 तारीख को वो हमारे बीच में होंगे। विश्व विख्यात जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, नाम याद है? कभी नेट पे इस चीजों को भी देखिए। विश्व विख्यात हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के वो सुपुत्र जो 3 ओलंपिक खेले हैं, तीनों में मेडल प्राप्त किए हैं, और जिनके नाम जब वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप हुई थी उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनको भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। उनका नाम है अशोक कुमार। अब आप नेट पर सर्च करिएगा, अशोक कुमार जी रीवा आ रहे हैं। वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिला कलेक्टर साहब को जब मैंने कहा सर वो रीवा आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका बड़ा आयोजन करेंगे और इसकी मैं खुद देख रेख में करूंगा, ये कलेक्टर साहब ने कहा है। और उसमें आपके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो स्वयं रहेंगे, मंत्री जी रहेंगे, विधायक रहेंगे, कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, शिक्षा जगत के लोग, रीवा के सारे खेल प्रेमी सब रहेंगे, क्योंकि वो शख्सियत रीवा पधार रही है। अब अंतिम लाइन की विंध्य क्षेत्र इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि जब विंध्य प्रदेश था, उसके भी पहले जब देश आजाद होने वाला था, तब जब हमारा राष्ट्रगान लिखा गया है, तो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और उसमें अंतिम बीच में लाइन क्या आती? विंध्य हिमाचल गंगा यमुना। याद करिए और फिर क्लैपिंग करिए हमारे अपने दिल के लिए। इसमें कलकत्ता दिल्ली मुंबई का नाम नहीं आता है, जनगण मन में विंध्य क्षेत्र का नाम आता है। इसका मतलब विंध्य क्षेत्र की महिमा को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने परख लिया था कि ये वो क्षेत्र है जिसका उल्लेख होना चाहिए। अब इसको विस्तारित तरीके से कोई बताए या ना बताए, लेकिन उन्होंने संकेत तो दे दिया ना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, मतलब देश की 2 बड़ी नदियों के भी नाम है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का शीर्ष है, लेकिन विंध्य प्रदेश, विंध्य क्षेत्र किसी से कम नहीं है। ये होती है हमारे विंध्य क्षेत्र की एक संक्षिप्त परिचय जो मैंने देने का प्रयास किया। और कितने लोगों ने इसे ग्रहण किया वो आपके ऊपर है, लेकिन अब कभी भी आप विंध्य क्षेत्र को कमजोर मत आंकिएगा। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना ही आज नहीं तो कहते हैं ना अधेर हो जाएगा। इतना तो पहुंच गया आप तक। जो आपस में बातचीत कर रहे थे हो सकता कुछ बातें मिस कर गए हो, लेकिन फिर भी विंध्य क्षेत्र आज भी हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, क्योंकि सड़कें
दिल्ली में बनेगी, भोपाल में बनेगी, 5 साल बाद रीवा में बन जाएगी। 50 मंजिला बिल्डिंग दिल्ली में बनेगी, मुंबई में बनेगी, भोपाल में बनेगी, रीवा में भी बन जाएगी। लेकिन पुराना इतिहास कोई देश, कोई भी शहर नहीं पा सकता। 5 जलप्रपात कोई नहीं बना सकता। रामायण में चित्रकूट की जगह मुंबई कोई शामिल नहीं कर सकता। भगवान राम को अयोध्या से दिल्ली मुंबई घुमा के कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए पुराना इतिहास हमारे साथ है और यही हमारी विंध्य की समृद्ध विरासत है। इस बात को आप समझिए और कभी अवसर मिले तो बिना झिझक, सामने वाला रीवा की बुराई करता करने दीजिए, उसको बोलिए कि फिर 2-4 मिनट हमको भी बोलने का मौका दीजिए। फिर आप बताइए कि आप किस क्षेत्र के हैं। आप विंध्य क्षेत्र के हैं, जहां पर जिसे प्रकृति का सबसे लाडला क्षेत्र कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी गंभीरता से सुना और मैं सर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि सर ने मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में बात करने का अवसर दिया। और जो बच्चे सर नहीं आए हैं, अगर वो उनका रखना चाहेंगे तो किसी दिन रख लेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए दर्शना वाकड़े जो भारतीय महिला कबड्डी टीम की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, किसी दिन उनको अपन सवेरे लाएंगे। लेकिन वो जो सीसी टेस्ट खत्म हो जाए, आप लोग सवेरे कॉलेज कितने बजे आ जाते हैं? 10:30, 8:30। उनको अपन 9 से 9:30 के बीच में किसी दिन लाएंगे। 9:30 बजे जी? नहीं, कल नहीं, इनका 10 तारीख तक एग्जाम वगैरह सब हो जाना चाहिए। लेकिन अब जब सब सर सूचना दे कि वो मैडम आने वाली हैं, तो कम से कम आप लोग तो आ ही सकते हैं। आपने सुन लिया है कि वो कौन सी शख्सियत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। सबके साथ एक फोटो ग्रुप यहाँ पे जितने भी आ जाए हो जाए उसके बाद। हाँ सर कुछ बताया। एक मिनट, कुछ पूछना है क्या बेटा? हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मिली है बहुत सारे आपके, तो एक प्रकार से कहें तो रीवा का खजाना है आपके मस्तिष्क में है। और आप इनको केवल टोपी लगाने वाले साधारण व्यक्ति मत समझिए, ये रीवा की विभूति हैं जिनका हमें अभिनंदन करने का मौका मिलता है। बच्चों, ये जो आपको बताया गया है, ऐसी शख्सियत को जो ला रहे हैं, जो 3 नाम बताया गया है, इसको जानना जरूरी है। और जब ऐसी शख्सियत आए और हम सूचना दें तो आप निश्चित रूप से सभी लोग रहें और लोगों को भी बताएं और लाएं। एक बात बता दें हम आपको कि जो व्यक्तित्व होता है, जो देश में अपना नाम स्थापित करता है, तो प्रेरणा के द्वारा ही होता है। और जब प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे बीच में आएगी, तभी आपको जीवन में वरदान मिलता है। और वरदान मिलता है तो क्या मिलता है? वरदान जिसको मिलता है उसको भगवान सब कुछ दे देता है। तो वरदान जिसको लेना हो, क्योंकि जब मूर्तिकार आएंगे माने जाने या खिलाड़ी माने जाने आएंगे, जैसा कि आपने बताया है, और जादूगर जो ध्यानचंद जिनका नाम आप सुने हैं, उनके बेटे आएंगे, और जब उनकी वाणी सुनेंगे तो निश्चित रूप में आपके अंदर भी एक कुतूहल पैदा होगा और आप एक प्रेरणा लेकर के आप भी एक नया रास्ता अपनाएंगे। और देखिए, सभी ने कहा है सीधे रास्ते में चलना सभी को आता है, अपना रास्ता बना के चलना सबसे कठिन काम होता है। आप उनसे प्रेरणा लेकर के जब अपना रास्ता बना के चलेंगे, तभी आपके नाम होगा, प्रसिद्धि होगी और धन और दौलत की वर्षा होगी, और आपकी जो मकसद है, जो उद्देश्य, वो पूरा हो जाएगा। केवल नौकरी पर नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, हमने बताया था कई बार कि यूसुफ मलाला ने क्या किया कि मुझे पढ़ने जाना है। आतंकवादियों ने कहा कि नहीं पढ़ने देंगे। वो लड़की अकेले ही चल पड़ी कि स्कूल जाना है। आतंकवादियों ने गोली से छलनी कर दिया, लेकिन हार नहीं मानी। वही यूसुफ मलाला
आपको मालूम होना चाहिए